सिलेबस डिफाइन कर चुके हैं। बुक्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कल नहीं दिया गया कि आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे। तो बीएसईबी बिहार बोर्ड अकाउंट्स में एसके सिंह, सीबीएसई और सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स टीएस ग्रेवाल या फिर बीके गोयल भी चलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी टीएस ग्रेवाल को देना। पैसा नहीं मिल रहा है टीएस ग्रेवाल से, लेकिन अच्छा बुक है इसलिए रिकमेंड। ये नहीं समझ लेना कि कौन से ईयर का सर? हाँ कौन से ईयर का? किसका, PS अग्रवाल का। लेटेस्ट एडिशन लो, और लेटेस्ट एडिशन ही सही रहेगा। तो एक आध साल बैक का भी है तो चलेगा, तो दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। बट कोशिश करो कि लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए अकाउंट्स में, 19-20 का ये बुक होना चाहिए। लेटेस्ट एडिशन बोले तो वहां तक का। चले, ये तो हो गया आपके अकाउंट्स का के बुक के बारे में। बिजनेस स्टडीज, दो राइटर है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं हिंदी में लेना तो उनके लिए हिंदी में भी शायद अवेलेबल हो गया हो उस राइटर। अदरवाइज मेहनत तो अभी करिए लैंग्वेज पे। हिंदी तो आपका सीखा हुआ लैंग्वेज है, इंग्लिश सीख लो तो तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बिजनेस स्टडीज में दो ऑप्शन है, एक है आर के सिंगला और एक राइटर है पूनम गांधी। दोनों में से आप जाएंगे बुक स्टोर पे, लैंग्वेज पढ़ लीजिए, जो आपको ज्यादा आसान लगे उसको लीजिए, जो ज्यादा भारी लगे उसको मत लीजिए, ठीक है। आपके हिसाब से जो इजी लग रहा हो वही लेना है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में इकोनॉमिक्स, एक बुक हम फॉलो करते आए हैं जिसकी वजह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलते हैं। ठीक है, नहीं एनसीईआरटी वो 11th में, एनसीईआरटी 12th में तो हम 11th में खास के रखते हैं, थोड़ा कॉस्ट भी बचा। ठीक है, हाँ अगले साल में आगे के एक दो साल में जब कोविड के बाद जब 2-3 साल में सुधर जाएगा कंडीशन तब ठीक है, फिर रिकमेंड करेंगे। नो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो मैक्रो है ना, तो असल में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को लेना है माइक्रो और मैक्रो। ये है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स में हम पहले ही कह चुके थे, अभी मार्केट में जो बुक मिलेगा ना अच्छे राइटर्स का, वीके पब्लिकेशन में आपको दोनों बोर्ड के हिसाब से मिलता है। वीके पब्लिकेशन में आपको बिहार बोर्ड के हिसाब से अलग मिलेगा और सीबीएसई के हिसाब से अलग। वहां जाके आप बोलोगे ना कि इस राइटर का हमको बिहार बोर्ड के हिसाब से चाहिए, तो वो उसके हिसाब से बुक देंगे माइक्रो मैक्रो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बुक हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हम 11th में बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर चुके हैं, राधा बहुगुण, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स का बुक 11th-12th का एक साथ लेना। क्यों? क्योंकि वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आते हैं और आपको बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जब 11th-12th का एक साथ ले लोगे तो जो बुक आपको 11th में पढ़ना रहेगा 11th में पढ़ लीजिएगा, जो बुक 12th में पढ़ना होगा 12th में पढ़ लेंगे। सेट में आता है वो, इंडिविजुअल नहीं बिकता। आजकल मोनोपोली चल रहा है कि मेरा अगर माइक्रो लिए तो मेरा ही माइक्रो लो, दूसरे राइटर का ना लो, ठीक है। आजकल बिजनेस माइंड जो प्रिंटिंग हाउस है ना, वो इस तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन उनका है। माइक्रो मैक्रो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, अगर सेपरेट सेपरेट बुक आपको मिल जाता है राधा बहुगुणा फॉलो प्रीफर कीजिएगा, और अगर नहीं मिलता है देन गो फॉर वीके पब्लिकेशन, TR जैन वीके ओडी राइटर का नाम, ठीक है। और सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स राधा बहुगुणा, ये फॉलो, क्योंकि बुक्स रिकमेंडेड फॉर योर स्टडीज, सेल्फ स्टडी के लिए बुक है, ठीक है। मना कब कर रहे हैं? ये बुक रिकमेंड क्यों करा? दिस इज पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी, ठीक है। जब यहाँ कोई टॉपिक बताया गया, घर पे जाके आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा, उसके अलावा बुक की स्टडी किया और कोई पॉइंट पढ़ा,
समझ में आ गया, कुछ पॉइंट नहीं समझ आया, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर डाउट्स, अगले क्लास में आओगे तो पूछोगे। ये आपके अंदर ना एक हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी डेवलप होने से फायदा ये होता है कि आप एक्स्ट्रा सीखते हैं बाकी स्टूडेंट के कंपेरिजन। जो स्टूडेंट क्लास में जितना बताया गया उतना ही पे रिलाई कर रहे हैं वो पीछे हैं कंपेयर टू दोज स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट के अंदर ये हैबिट होना चाहिए सेल्फ स्टडी का, कि आप थोड़ा आगे रहो, थोड़ा ज्यादा पढ़ो, उस टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ के आओ, क्वेश्चन पूछो, सवाल जवाब आपका आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आ रहा है दैट मीन्स यू आर स्टडी। ठीक है, हम लोग के टीचर कहते थे ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ठीक है, अब तुम लोग इसको ऐसे मत लेना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन पढ़ना ही नहीं। ठीक है, राइटर्स नेम सजेस्ट हो गया है, आगे चले हम लोग। अभी तो फिलहाल अभी अकाउंट्स का एनपीओ चल रहा है, इसलिए जितने लोगों का एडमिशन जैसे जैसे होते जाएगा उनको अपना वो रिसीव कर लेना। ठीक है, आफ्टर मे बी जो बैच स्प्लिट होगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे इस बार से अकाउंट्स के अलावा माइक्रो मैक्रो का जो क्लास का आपका नोट्स है वो साथ में प्रोवाइड हो जाए एट द सेम टाइम, क्योंकि प्रीवियस बैच में ये कई बार स्टूडेंट्स ने डिमांड किया अलग अलग से। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो अपना नोट्स भी बनाया कीजिए, खुद से मेहनत भी कीजिए, क्योंकि आपका लिखने का हैबिट डेवलप होगा, रीडिंग हैबिट डेवलप होगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा वर्ड पावर आपके अंदर आएगा। ठीक है, हम कह चुके हैं ऑलरेडी 6 to 8 hours यू आर एट द जॉब ऑफ स्टडी, स्टूडेंट्स का ही मतलब है। ठीक है, अब आ जाए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। बुक्स का नाम नोट कर लिए सब लोग। क्लासेस रेगुलर है ना सबको। हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को, जो प्रेजेंट है जो नहीं है, जिन्होंने अटेंड किया है जिन्होंने नहीं अटेंड किया है, इस लेवल से पढ़ाएं कि आपको सारे पॉइंट्स बता दिए जाए, इवन इफ यू आर नॉट अवेलेबल। गैप क्या? जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंट्स प्रिंसिपल। अच्छा, वो पढ़ने का है फाउंडेशन में। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक दो तुम लोग पढ़ चुके हो, एक तो पढ़ चुके हो मॉडर्न बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। खैर, वो 12th का भी स्टडी का पार्ट नहीं है, 11th का स्टडी का पार्ट है, बट वो फाउंडेशन में काम आता है, इसलिए फाउंडेशन में उसको पढ़ना। फाउंडेशन में जब जाओगे ना तो वो गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीज आसान है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट उसको एज ए प्रिंसिपल आपको सेपरेटली टीचिंग नहीं देंगे, तो आप लोग वहाँ पे फाउंडेशन की क्लास में करेंगे। ठीक है, 11 से रिलेटेड है क्योंकि, इसलिए यहाँ पर अभी उसका डिस्कशन है। आ जाए हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मालूम है किसको कहते हैं? नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट, वर्ड से ही डिफाइन हो रहा ना, नॉट फॉर प्रॉफिट, नाम जैसा है उसी के हिसाब से सोचना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसा संस्था जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलाएगा। इसका मतलब ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है सोशल वेलफेयर, वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है आर्ट और प्रमोशन, आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन, कोई चैरिटेबल वर्क हो सकता है ना, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज हो सकता है। आ तो जाओ लेकिन पीछे खड़े रहो, बंद करो। तो सेंटर से तुम्हारा क्या कनेक्शन? किसका? तो तुमको उससे क्या करे, तुम्हारा लेट क्यों? तो हमने कहा था कि जब ये नहीं है कि 9-10 में क्लास है तो 9 बजे निकलो, कि 10 मिनट का रास्ता है पहुंच जाएगी। फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड, बैठो, बंद कर उसी के साथ। देख लो दोस्त ऐसा ही होता है, पहले दोस्त को पूरा सुनवा लेंगे उसके बाद एंट्री करेंगे। बंद करो, गेट लॉक करो। कम कर दो तो आसान होता है। आवाज आ रहा ना पीछे तक? तो हम बात कर रहे थे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही इंडिकेटेड है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसा संस्था जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलाया जा रहा। इसका मकसद कुछ और होगा,
क्या होगा वो? आर्ट का प्रमोशन, कल्चर का प्रमोशन, रिलीजन का प्रमोशन, एजुकेशन प्रमोशन, कोई चैरिटेबल वर्क। ठीक है, ये सब किसमें आ जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो लीगैलिटी है वो ये है कि आप ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, आप सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, फॉर्म करें, आपको लगता है कि सोसाइटी का वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी सोशल वेलफेयर का काम करेंगे तो उसमें आपकी लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते। यू कैन अर्न लाइवलीहुड ऑल्सो, मतलब ये कि उससे आपका इनकम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उसको अपना इनकम का ही पर्पज बना देना। ठीक है, तो फिर सोशल सर्विस कम और आपका इनकम का सर्विस ज्यादा होगा। जैसे कि आज अभी हम एक केस पढ़ रहे थे, कोविड के टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा खासा फंड लिया और 5 करोड़ का बेंटली खरीदा उसके जो ट्रस्टीज, 5 करोड़ का बेंटली, बताइए। तो ये भी लोग करते हैं, फंड आया किसी और कॉज के लिए, इस्तेमाल किसी और कॉज के लिए। तो खैर ये तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से शुरू हुआ है, तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे लोग, तो दिमाग करप्ट हो जाता है तो कुछ भी करप्ट हो। पॉलिटिशियन से नहीं स्टार्ट हुआ। आप कह रहे हो कि पॉलिटिशियन को क्यों बोला हमने? अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कैपेसिटी, हमारे एरिया में ज्यादातर लोग अभी गरीब हैं, उनको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का जरूरत है, और हम अपने लिए, मतलब अपने रहने के लिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए वो बहुत हाई फाई चीजों के ऊपर ज्यादा स्पेंड करें, ऑल्दो मेरे पास एक गुड क्लास ऑफ फैसिलिटी पहले से हो, तो स्प्लर्ज ऑफ मनी ही कहलाएगा। सबके लिए बोल रहे हैं, ऑल दी पॉलिटिशियंस। खैर कुछ ऐसे भी हैं जो कम पे गुजारा कर ले, खैर बहुत लिमिटेड लोग हैं ऐसे। तो फिर उन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कैसे करेंगे? अगर आपको चलाना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने ये बताया कि ये कर सकते हो। आगे किसी को अगर लग रहा है कि नहीं सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा? ट्रस्ट फॉर्म कर लो या सोसाइटी फॉर्म कर लो। ट्रस्ट फॉर्म करके सोसाइटी फॉर्म करके आप चला सकते हैं, ठीक है। जो भी कॉज के लिए आप फॉर्म करेंगे उस कॉज को आप वहां पे मेंशन करेंगे। हो सकता है कि आप एजुकेशन के लिए कर रहे हो तो आप एजुकेशन मेंशन करेंगे उसमें, एजुकेशन एंड सोशल, सोशल वर्ड ऐड कर देने से वाइड हो जाता है। क्लियर है? तो ट्रस्ट और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के 11th चैप्टर में पढ़ा, 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिया, ठीक। और जब कभी फॉर्म करना रहा होगा तो दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। अल्टीमेटली किसी ना किसी एडवोकेट के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिकलिटी अलग चीज होती है, काम करना एक अलग चीज होती है, ठीक। तो पता चल गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि सोशल वेलफेयर इनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में यहाँ पे 7 फीचर डिस्कस किए गए, शॉर्ट में हम बताते चलेंगे। पहला फीचर है सर्विस मोटिव। नोट्स भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है। तो नोट्स भेज दिया है, कल रात में भेजा है, तो हम कल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बट यस आज नोट हो जाना चाहिए, ठीक है। और एवरी डे आप लोग अपने कॉपी पे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे लिख करके करिएगा। जितना क्लास है डे 1 है तो डे 1, ठीक है। डे 2 एबसेंट है तो डे 2 लिख करके वहां पे नीचे खाली होना चाहिए उतना स्पेस, ताकि आपको पता भी लगे कि आपका कितना क्लास मिस हुआ है। समझ आ रहा है ना? उनको मालूम है हमने ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, बट बहुत कम लोग फॉलो करेंगे। जो लोग फॉलो करेंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं फॉलो करेंगे पीछे रह जाएंगे। आपके पास है, आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं चीजों का। सर्विस मोटिव डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए फॉर्म कर किए जाते हैं? सर्विस मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करना इनका मकसद होता है। चाहे वो सर्विस एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किया जाए या फिर जनरल पब्लिक के लिए। क्या मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल का और क्या मतलब है जनरल पब्लिक का? जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ और उसका पर्पज ही था कि कोविड में रिलीफ देना है, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करना, तो क्या जनरल पब्लिक सबको ऑक्सीजन सिलेंडर बांटता फिरेगा क्या? नहीं, उनको देगा सिलेंडर जिनको रिक्वायरमेंट है। तो एक स्पेसिफिक बेनिफिशियरी ग्रुप हुआ। जनरल पब्लिक के लिए बहुत सारा ऐसा वर्क भी होता है जो जनरल पब्लिक के लिए भी होता है। जैसे मान लो इसी में उसने मास्क मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का ड्राइव चलाया, तो सारे पब्लिक के लिए हो, राइट। तो बेनिफिशियरीज जनरल पब्लिक भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप भी हो सकता है। नंबर 2, इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए सम सर्टेन मेंबर्स का जरूरत होता है। ट्रस्ट के लिए 3 से 7 लोग, और सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 10 लोग, इतना रिक्वायरमेंट है। सोसाइटीज ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसमें ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, डिसीजन लेने के लिए वोटिंग वगैरह का ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू ट्रस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा बाहरी हस्तक्षेप नहीं जाते हैं अपने में, इसमें हम लिमिटेड लोग ही मिलकर इसको अच्छे से चलाएंगे, तो फिर ट्रस्ट पे जाइए। और नहीं आप चाहते हैं कि नहीं वाइड आपका सोच है और आपके एरिया में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादा लोग एजुकेटेड है, ऑनेस्ट है, बड़ा तादाद ऐसा है
तो फिर आप ट्रस्ट में मत जाइए, आप सोसाइटी पे जाइए, क्योंकि नए लोग आएंगे, नया नया सोच आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेंबर्स। अब मेंबर्स क्या करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करके ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं और मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं। मैनेजिंग बॉडी को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी या मैनेजिंग कमेटी। ऐसी बात है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक आपके पास क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट ऑफ वर्क को देखे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, अगर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रन करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम होती है, जिसको हम मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका सिलेक्शन कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं, वोट देके। क्लियर है? फिर आ जाइए, मैनेज सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों ने पढ़ा। एक तो सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, रेगुलर अमाउंट जो मेंबर्स पे करेंगे हर साल या हर 6 महीने पे या हर 3 महीने पे, अपने मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, मेंबर्स बने रहने के लिए, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन। डोनेशन क्या है, डोनेशन है कि बड़े लोग जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, मेंबरशिप से कोई लेना देना उनका नहीं, बट वो चाहते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में और आगे बढ़े, तो वो अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये अमाउंट कहलाता है डोनेशन, जिसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ोगे। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के होने से फायदा गवर्नमेंट को भी होता है कि बहुत सारा काम गवर्नमेंट का फ्यूचर में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कोई चीज इंप्लीमेंट करना है तो उस एरिया में उस एनजीओ को ये वो इंप्लीमेंट करने के लिए देती है, तो ये भी फायदा होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलना, लेजेसीज, बहुत सारे लोग जब डेथ के समय कमाते जिंदगी भर खूब है, उसके बाद मौत के समय पता चलता है कि मेरे लिए तो बहुत थोड़ा था, आगे तो छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो वो अगर कोई है आगे फैमिलीज में तो ठीक, और अगर नहीं रहा तो फिर उसको दान कर देते हो। फिर एंड टाइम में लोगों को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए थे और कोई और पर्पस भी है, तो लगता है कि कुछ दान पुण्य करके जाएं, ऊपर थोड़ा बच जाएं, स्वर्ग में जाएं वगैरह वगैरह, तो वो अपना वसीयत करके जाते हैं आगे। वसीयत के बाद आ जाता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ना इन्वेस्टमेंट भी करके रखते हैं, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, अलग अलग जगह पे, और उनसे भी इनकम आता है। और उसके अलावा भी और भी कई सारे सोर्स हो सकते हैं, बट दीज आर दी मेजर सोर्स ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी फॉर्म करोगे तो सब्सक्रिप्शन आ सकता है, डोनेशन आ सकता है, गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हो, और वसीयत के नाम पे आपको कोई अगर काम अच्छा रहा तो बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको देके जा सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपको नहीं। फिर आ जाइए सरप्लस। यहाँ प्रॉफिट नहीं है, सरप्लस या डेफिसिट। अगर आपका इनकम ज्यादा है, खर्चा कम, तो सरप्लस में रहेंगे। जो अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर आपका खर्च ज्यादा हो गया तो डेफिसिट, घाटा। क्लियर है? इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मेन अर्निंग क्या है, रेपुटेशन, गुडविल। ठीक है, और जो लोग बिलीवर हैं उनके लिए मेन अर्निंग क्या है, पुण्य। ठीक है, तो लास्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कौन करेगा, तो बताया था कि जो लोग अभी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो जानना चाहेंगे ना कि हम जहां पैसा दे रहे हैं जिस मकसद के लिए, वो मकसद हो रहा है फुलफिल की नहीं, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। या फिर वो लोग जिनको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें हमको भी चाहिए मेंबर, हम भी मेंबर बनना चाहते हैं या हम भी कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो लोग इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसी तो इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनका आपके ऊपर नजर रहता है कि ये क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना टैक्स फ्री ऑर्गेनाइजेशन होता है, टैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स बचाने का एक अच्छा जरिया भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत सारे लोगों ने फॉर्म करके टैक्स बचाने का एक वे अपना लिया हो, तो ये गवर्नमेंट इसके ऊपर भी नजर रखे। स्टैट्यूटरी बॉडीज भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आ गया फीचर्स। फीचर्स वहीं से आया है, कैरेक्टर से ही फीचर्स निकला है। क्या क्या, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और क्या नहीं है, ये कहलाएगा फीचर्स। जैसे पहला, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस देना। किसको, सिर्फ मेंबर्स को नहीं, मेंबर्स के अलावा पब्लिक को भी, जनरल पब्लिक को भी। उसके अलावा ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलाए जाते, ये आमतौर से किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते। आमतौर से बोला गया, ऑलवेज नहीं, गलतफहमी मत करना। नॉर्मली का मतलब होता है यानी ये लोग जनरली बिजनेस वाला काम, इसका मतलब ये नहीं होता है कि
कभी बिजनेस वाला काम नहीं कर सकते। ये वर्ड थोड़े ना बोला, कहा नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाँ इक्का दुक्का मिल सकता है। अब जैसे आपने फॉर्म ही किया कंज्यूमर फोरम, एक कंज्यूमर ग्रुप, रिटेल कंज्यूमर ग्रुप फॉर्म किया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बल्क में खरीदने का टारगेट रखा है, तो बिजनेस एक्टिविटी फिर तो हो गया ना। लेकिन नॉर्मली ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाइए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कम होते। डेली ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होता है? कैश बुक। इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैश बुक का जो समरी है, क्योंकि कैश बुक तो डेली बेसिस पे मेंटेन होगा, है ना, इसका एक शॉर्ट फॉर्म मेंटेन किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम बोलते हैं रिसीट और पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? उसके बाद ट्रायल बैलेंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस नॉर्मली नहीं बनाया जाता, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो ट्रायल बैलेंस बना भी लिया तो ठीक है, नॉर्मली नहीं प्रिपेयर करते। आमतौर से इन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिंग पीएल की जगह क्या बनाना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन को कोई पर्सन कंट्रीब्यूशन देकर के सिर्फ इंडिविजुअली नहीं चलाते, बल्कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसलिए कैपिटल की जगह ये क्या कहलाता है? कैपिटल फंड। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? कैपिटल फंड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये तो हमने डिस्कस किया था कल भी कि पूरे साल भर कुछ काम करना होगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। क्या? कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए क्या मेंटेन करना होगा? बन गया किसी स्कूल के अकाउंटेंट, डेली जाना डेली आना है, या यूनिवर्सिटीज के, या किसी कॉलेज के, या किसी हॉस्पिटल के अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, कैश बुक डेली का मेंटेन करना, एक काम। दूसरा, बहुत सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो उसके लिए एक रफ बुक होगा, उसमें रिकॉर्ड कर। फिर बहुत सारे एसेट्स होंगे, उसके रिकॉर्ड को कहाँ रखना है? स्टॉक रजिस्टर होंगे, उसमें रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा बहुत सारे स्टाफ होंगे, उनके लिए वेजेस और सैलरीज रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एनपीओ को चलाने के लिए जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उनका डिटेल, उनका एड्रेस, उनका कंट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है, नए मेंबर्स जुड़ेंगे तो उनका डिटेल, जो मेंबर्स हट गए उनका डिटेल। उसके लिए क्या रहेगा? मेंबर्स रजिस्टर। और इन ट्रांजैक्शंस के बाद भी अगर कोई ट्रांजैक्शन बच जाए और कोई लेन देन हो, तो फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक और भी कई सारे रजिस्टर आप रख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो 5 रजिस्टर तो मेंटेन होना ही होना है। छठा या 5वें के बाद और जितने भी रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, अगर जरूरत पड़ रहा है तो मेंटेन करो, जरूरत नहीं है तो मेंटेन करने की जरूरत तब रजिस्टर मेंटेन नहीं करो। दीज 5 आर कॉमन रजिस्टर दैट इज मेंटेन। ठीक है, आगे चलिए। अब ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू एंड। आवाज आ रहा है? मोबाइल वगैरह बजा हेलो, मोबाइल पास अप करो जी। जल्दी से आगे, कोई टाइम वेस्ट ना करो, क्लास अभी आगे कंटिन्यू चल रहा है। आगे दो जल्दी लाके, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन ही हमने आके अभी क्लास में दिया है। मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालिए। एरोप्लेन मोड में तो कभी नहीं बचता। क्या बज गया? अलार्म? जो भी बजाओ लाके जमा करो जल्दी। क्विक, रूल्स आर रूल्स, सबके लिए फॉलोड होगा। जब हम अपना मोबाइल हटा करके अभी ऑफिस में दे सकते हैं, तो तुम लोगों का तो ऐसी बातें रूल फॉलो करने की। जल्दी चले, ध्यान दीजिए आप पर। बैक टू द टॉपिक। देखो, एवरीडे ट्रांजैक्शंस, एवरीडे लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए तो आपको सिस्टम पता हो गया। कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं आपने 11th में पढ़ लिया। नहीं भी पढ़ा है तो अभी कैश बुक सिखा नहीं रहे हम लोग, कैश बुक सीखने वाले हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि वो 11th का पार्ट था, वहां पे सीखना था।
हाँ, शॉर्ट में आपको बता दें कि कैश बुक एक ऐसा रजिस्टर है जो जितने भी कैश के लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड। कैसे? तो समझ लो कि कैश बुक का दो साइड है, पैसा जब जब आएगा तो लेफ्ट में लिख लेना है, पैसा जब जब पेड होगा तो राइट में। सिंपल। दो साइड, लेफ्ट में कब लिखा? जब पैसा आया, दिया। ठीक है, लेफ्ट राइट। आगे चलिए। तीन मेन स्टेटमेंट बनाने हैं हम लोग यहाँ पे असल में जो सीख रहे हैं ना, एंड पार्ट में, क्योंकि सबसे एंड में जाके जो हमको मेन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट में हमको क्या करना होगा? तीन की स्टेटमेंट बनाना। पहला है रिसीट और पेमेंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा है ये तीन स्टेटमेंट हमको सीखना है। इन तीन स्टेटमेंट को सीखने से पहले हम बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन जान लेंगे, जिसमें आज जो हम लोगों का डिस्क्रिप्शन होना है, डिटेल आना है, वो है सब्सक्रिप्शन के बारे में। इसके बारे में अब सब्सक्रिप्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है? मेंबरशिप बचाए रखने के लिए जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक रेगुलर अमाउंट पेड करते रहते हैं, दैट रेगुलर अमाउंट ऑफ फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे डेफिनेशन आ गया, द मेंबर्स ऑफ ए क्लब और सोसाइटी और ट्रस्ट कंट्रीब्यूट अ पीरियोडिकल अमाउंट टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। पीरियोडिकल अमाउंट क्यों बोला? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपको सब्सक्रिप्शन देना होता है, या तो मंथली, या तो क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, या ईयरली, तो हर साल। तो पीरियोडिकल हुआ ना। फिर ईयरली बोलते तो सिर्फ ईयर वाला पार्ट आता है, हाफ क्वार्टर, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली नहीं आ सकता था। लेकिन जब हम वर्ड यूज कर लिया पीरियोडिकली, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाफ ईयरली भी इसमें इंक्लूड हो गया, मंथली भी इंक्लूड हो गया, क्वार्टरली भी इंक्लूड हो गया, ईयरली भी इंक्लूड, इसलिए वर्ड यहाँ पे क्या यूज हुआ? पीरियोडिक। क्लियर है? तो एक पीरियोडिकल अमाउंट, एक रेगुलर अमाउंट, रेगुलर इंटरवल पे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस को पेड करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, या कोई क्लब हो। ठीक है? क्यों पेड करते हैं? ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस अमाउंट को क्या बोला जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सब्सक्रिप्शन। क्लब के मेंबर बन गए तो क्लब के लिए आपको हर साल सब्सक्रिप्शन पेड करना होगा। ईयरली सब्सक्रिप्शन, एक साल का मेंबरशिप, मिनिमम एक साल का मेंबरशिप मिलता है वहां। या नहीं तो फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप, चाहते हो कि हमेशा के लिए मेंबर बने, एक बार ह्यूज अमाउंट पेड कर दो, हो गया। 5 गुना 6 गुना रहता है नॉर्मली। ठीक है? नॉर्मल मेंबरशिप अगर मान लो ईयरली किसी क्लब का 10,000 रुपीज एक साल का पेमेंट है ना, तो 5 साल के लिए एक बार ले जाएगा आपसे 50,000 लाइफ मेंबरशिप है। ठीक है? तो ईयरली, क्वार्टरली, लाइफ मेंबरशिप का डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रहा, लाइफ मेंबरशिप वाला टर्म आ गया है। तो सब्सक्रिप्शन समझ आ गया क्या? आसान शब्दों में समझिए, तो जितने लोग मेंबर हैं किसी संस्था के, वो लोग एक रेगुलर अमाउंट पेड करेंगे उसको। ठीक है? ताकि उसके मेंबर बने रहे। अब यही अमाउंट क्या कहलाएगा? अब देखो, सब्सक्रिप्शन सोच के बताओ, इनकम होगा ना। सब्सक्रिप्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? खर्च की इनकम, इनकम होगा, है ना? तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है इनकम। ऐसा हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि सब्सक्रिप्शन का है 2 महीने का अमाउंट किसी के पास बाकी रहेगा, हो सकता है कि नहीं? तो अगर सब्सक्रिप्शन का कोई भी अमाउंट बाकी रह गया तो हमको पता है ना कि ड्यूज अमाउंट के लिए आगे क्या लगता है? तो अब यहाँ पे हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये बताओ कि ये एसेट होगा कि लाइबिलिटी? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग से लाइबिलिटी की ध्यान में है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यूज। अगर खर्च ड्यूज है तब ना कर्ज बनेगा। अगर इनकम ड्यूज है तो कर्ज बनेगा क्या? बस समझ आ रहा है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? एसेट्स। ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत सारे मेंबर्स टेंशन नहीं लेंगे, मंथली अगर सब्सक्रिप्शन है तो पहले से ही 6 महीने का दे दे, या 1 साल का पूरा पेड कर, या 2 साल का पेड कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आया उसको हम क्या बोलेंगे? एडवांस। क्या बोलेंगे? कोई भी इनकम अगर पहले मिल गया है तो फिर वो क्या बनेगा? लाइबिलिटी। एडवांस में कोई भी इनकम मिल जाए वो लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो
कि आप कोई वर्क करते हैं जिसके लिए आप कमीशन अर्न करते हैं, किसी पर्सन ने आपको एडवांस में कमीशन दे दिया, अभी आपने उसका काम नहीं, तो सपोज करो और काम नहीं कर पाए, तो पैसा रखोगे कि लौटाओगे? तो लायबिलिटी का यही तो खासियत होता है कि वो पैसा क्या करना होगा आपको, इज दैट क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम अगर बाकी है तो बनेगा एसेट, इनकम अगर एडवांस में मिला है तो बनेगा वो लायबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th को लाइटली लेके पढ़ा है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था 11th में, उस पॉइंट को याद रखिएगा जो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स, ये तीन अकाउंट डेबिट करने से बढ़ता है और इसका कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। क्लियर है? यानी अगर ओपनिंग बैलेंस लिखना हो तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट में लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, LIC, ये तीन कैटेगरी का अमाउंट क्रेडिट में होता है, यानी ये क्रेडिट करने से बढ़ता है, यानी इसका कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। यानी ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे? किसी को नोट करना तो कर दो। क्लियर है? AED LIC, AED डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड से बढ़ेगा, नोट करने का सबसे अच्छा जगह आपका ब्रेन है। ठीक है, इट विल स्टेज विद यू, जहां जाओगे वहां पे खोल करके पढ़ सकते हो। ठीक है ना? लेकिन सवाल यह है कि आपने कितना बार प्रैक्टिस किया है। जैसे साइकिल चलाने का कितना बार प्रैक्टिस करते हो? शुरू में तो खूब करते हो कि अगर कोई आ जाएगा सामने तो फट से ब्रेक लगाया डर के कि कहीं ठोक ना दे, लेकिन एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक लगता है ना। एक बार एक्सपर्ट हो गए तो, अच्छा एक्सपर्ट कैसे हुए? प्रैक्टिस से। तो वैसे ही सब्जेक्ट के साथ है, आप जिस चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक आएगा वो, सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद आएगा। पॉइंट समझ आ गया हर स्टूडेंट को? एवरीवन? 6 कैटेगरी हो गया ना, AED LIC, एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। इज दैट क्लियर? ये है सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट। साल के एंड में कई बार हमको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना होता है। सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, और इनकम है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, आया ना? जाएगा ना? मेन इनकम है वो ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन कैश में मिलता है तो वो कैश बुक में भी जाएगा। अगर वो कैश बुक में गया तो इसका मतलब रिसीट पेमेंट में भी लिखा है, क्योंकि साल के अंत में कैश बुक तो हर डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे ना, कैश बुक एंड में क्या बनाओगे? रिसीट और पेमेंट। तो रिसीट और पेमेंट में लिखो कैश बुक। क्लियर है? तो चूंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, कैश में मिलेगा, तो वो रिसीट पेमेंट में भी रिकॉर्ड होगा। तो ये इनकम रिसीट पेमेंट में भी रिकॉर्ड होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी रिकॉर्ड होता है। साल के एंड में ये एडवांस और आउटस्टैंडिंग भी रह सकता है, हाँ या ना? बहुत सारे मेंबर ने पैसा नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग हो गया, बहुत सारे मेंबर ने अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन पेड कर दिया तो ये क्या हो गया? एडवांस हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो या एडवांस सब्सक्रिप्शन हो, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि याद करो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एक साइड एसेट्स लिखते हैं, दूसरी साइड लाइबिलिटीज लिखते हैं। और अभी हमको जस्ट पता चला कि एक इनकम अगर बाकी रहता है तो एसेट बनता है, तो यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। एक इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो वो क्या बनता है? लाइबिलिटी बनता है, यानी बैलेंस शीट के किस साइड जाएगा? लाइबिलिटी साइड। तो इसका मतलब ये 4 जगह जा सकता है, रिसीट पेमेंट में रिसीट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड। तो इसका मतलब है कि इसका कैलकुलेशन वाइड है, दैट इज द रीजन हम लोग सब्सक्रिप्शन को अलग से सीखते। बनाना तो मेन 3 ही अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट, ये 3 मेन बनाना है। इस चैप्टर का मेन फोकस ये 3 है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको हम लोग पहले सीखें। ठीक है, उसमें एक आ रहा है सब्सक्रिप्शन।
क्लियर है? तो जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड ऑफ द ईयर में बनाओगे, साल के अंत में, तो वैसे तो बनाने का दो तरीका है। एक है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको ज्यादा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, एवरी टाइम सोचना पड़ेगा। कर सकते हो, बट चूंकि हर बार सोचना है तो ये सारे लोग उस लेवल से एफर्ट नहीं लगा सकते। उसके कंपैरिजन में जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट डिस्कस करेंगे ना, तो ये रूल बेस्ड होता है। अगर रूल समझ लिए, जिसने भी रूल समझ लिया फट से बना लेगा, और उसको वही फॉलो करना है, दैट्स इट। हर बार माइंड लगाने का जरूरत नहीं है, रूल्स अप्लाई कीजिए, खट से बन गया, यानी जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। दैट इज द रीजन हम लोग कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। स्टेटमेंट फॉर्म नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट प्रिपेयर करना। और हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप लोग इस पे कमांड कीजिए, कभी भी सब्सक्रिप्शन का कोई कैलकुलेशन हो जाए, फट से निकल जाए। ये सीख जाओगे ना तो तुम खुद स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, हमको बताना नहीं पड़ेगा, खुद समझ जाओ। तो ये फायदा है, अगर रूल बेस्ड चीजें समझ लिए तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाना समझ लोगे। ठीक है, तो चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट स्टार्ट करें हम लोग। अभी आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी होगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस भी होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, क्या है, एसेट। और एसेट का कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है। किस तरफ लिखेंगे, बस यही एक पॉइंट याद रखो। क्या लिखा डेबिट से, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग होगा, इस साल का भी आउटस्टैंडिंग होगा। ऐसी बात है ना, एक ईयर का अगर आप एक इन्फॉर्मेशन बना रहे हो, कोई अकाउंट बना रहे हो, तो उस अकाउंट में पिछले साल का भी ड्यूज होगा, और इस साल के एंड में भी कुछ ड्यूज रहा होगा। तो पिछले साल वाला जो ड्यूज है वो ओपनिंग कहलाएगा, और इस साल के एंड में जो ड्यूज रह गया वो क्या कहलाएगा, क्लोज। अब अगर हम ये ओपनिंग इस तरफ लिखते हैं तो क्लोजिंग किधर लिखना चाहिए, किस तरफ लिखना चाहिए, किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। अब देखो, ये तो बात हो गया कि आप समझ लिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चूंकि ये एसेट है, तो ये गया किस साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है, लायबिलिटी है, तो किधर लिखे, डेबिट में लिखे, किधर लिखेंगे, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड सबसे ऊपर। तो यहाँ पे जाएगा बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग भी इधर लिखते, इधर लिखते, इधर लिखे। तो कितना पॉइंट सीखे, एक ही पॉइंट सीखे ना, सारा पॉइंट समझ में आ गया नहीं कैसे लिखना है। सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो पता लग गया, अगर हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट डेबिट में लिख लेंगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन ये बात याद रखना है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डेबिट साइड हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों क्यों लिख रहे हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एसेट है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। दैट इज द नॉलेज यू शुड कीप इन माइंड। क्यों भी पता होना चाहिए, बस लिख ले रहे हैं तो लिख ले रहे हैं तो क्लर्क बनोगे, और समझ रहे हो कि क्यों लिख रहे हैं तो अकाउंटेंट बनोगे। ठीक है, ये फायदा होगा, ये डिफरेंसेस है। अब आ जाइए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में, क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड में सबसे नीचे। अब बच गया आपके पास कितना टर्म, रिसीट पेमेंट का अमाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट। ठीक है, चलो यहाँ पे अब लिखने से पहले पॉइंट पूछते हैं आप लोगों से कि सब्सक्रिप्शन मिला है 5,000 रुपया, क्या एंट्री करोगे बताओ। 5,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, लास्ट बेंच, बताइए एंट्री क्या करिए। गर्ल साइड 5,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, एंट्री क्या करोगे, हाँ साइलेंस, जिससे पूछा वही। जर्नल एंट्री करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹5,000। इसमें नहीं पूछ रहे हम, जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं, इसको नहीं सोचना है। जर्नल एंट्री करना है, जर्नल समझ लो ना, यस जर्नल एंट्री करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹5,000।
बैठो, तुम बोलो प्रदुमन। करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछा। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला ना, तो पैसा आ रहा है तो किसमें लिखोगे? कैश अकाउंट में लिखोगे। कैश एसेट है, बढ़ा दोगे, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, यही है रूल ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये कैश किस चीज का, कहां से मिला है? सब्सक्रिप्शन मिला है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम हुआ, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू, यानी सब्सक्रिप्शन डेबिट हुआ कि क्रेडिट? क्रेडिट हुआ ना। तो यानी कि अगर हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का एंट्री सब्सक्रिप्शन में लिखना हो तो हम यहाँ लिखेंगे बाई कैश ऑब्लिक, लिख सकते हैं। अगर हमको सिंगल सिंगल जर्नल एंट्री करना हो तो, लेकिन आपको पता है ना कि आप रिसीट और पेमेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बना रहे हो वो एंड में निकाल रहे हो ना, तो इसमें आप 50 बार अगर लिखाया होगा, सब्सक्रिप्शन 50 बार रिसीव हुआ होगा, तो 50 बार लिखने का जगह है। वो 50 बार आपने कहा लिखा होगा? रिसीट और पेमेंट में। किस साइड? डेबिट साइड, क्योंकि पैसा आया ना। रिसीट और पेमेंट एक्चुअली में क्या है? कैश बुक का शॉर्ट फॉर्म है, तो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो रिसीट और पेमेंट में एक बार 50 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार लिख देना होगा कैश ऑब्लिक बैंक की जगह क्या? बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जितना सब्सक्रिप्शन मिला है सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड लिख दोगे, कितना, क्या लिखोगे? बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? अनदर क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये कहां जाना चाहिए? एक्सपेंडिचर साइड की इनकम साइड? इनकम साइड। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है, जो भी फाइनल अकाउंट हम एंड में प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग या पीएल, उसमें खर्च डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम और एक्सपेंडिचर में किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट हुआ तो सब्सक्रिप्शन डेबिट होगा, तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड यहां लिखाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपका टोटल ओवरऑल कितना अकाउंट हो गया? 6। रिसीट पेमेंट कहां से आया पता चल गया? जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ होगा, कैश में जितना रिसीट्स हुआ होगा सब्सक्रिप्शन, वो सब यहाँ पे आएगा। रिसीट एंड पेमेंट लिखेंगे। रिसीट पेमेंट क्यों लिखेंगे बता दिया हमने, क्योंकि 50 बार रिसीट यहाँ पे बाई कैश बाई कैश बाई कैश बाई कैश नहीं लिख सकते। वन टाइम यू कैन राइट इट रिसीट एंड पेमेंट। और रिसीट और पेमेंट में 50 बार कैश बुक का समरी होगा, कैश बुक में 50 बार लिखा होगा, उसका एक बार रिसीट और पेमेंट में लिखा होगा, टोटल जोड़ के। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट डेबिट से निकलेगा, रिसीट और पेमेंट क्रेडिट से निकलेगा। कौन से अकाउंट से? सब्सक्रिप्शन से। तो टोटल 6 पॉइंट हमको शो करना था। 9। अब भूल जाओगे कुछ लिखा हुआ, इसको नहीं देखना, अब माइंड में रिकॉल करिए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमको बनाना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? ओपनिंग लिख लेना, क्लोजिंग। टाटन डन। रिसीट और पेमेंट बचा क्या? इनकम एंड इधर लिखेंगे, पता चल गया। इमेज बन गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का इमेज बन गया माइंड में, यहां आ गया। अगर यहां नहीं आया तो यही लाना है, क्योंकि कॉपी आपका घर पे रह जाना है। यहाँ पे नोट कर लोगे, ग्रीन रेड ब्लू पेन, 50 तरह का पेन यूज कर लोगे, बट इफ इट इज नॉट इन योर माइंड, वो नॉलेज जीरो है। ठीक है, क्योंकि वहां आपके फेयर कॉपी के रिप्रेजेंटेशन में नहीं, आर्ट थोड़ा ना सीख रहे हो कितना अच्छा से लिखे हो, कितना अच्छा से ड्रॉ किए हो जो दिखेगा। ये अकाउंटिंग नॉलेज है और ये यहाँ से काम करना पड़ेगा माइंड से, तो माइंड का ग्रोथ चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर है सबको? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ये सब्सक्रिप्शन। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करने कितना टाइम बचा? वॉच है ना जी पे 10:01। वी आर ऑन टाइम। ये पूरा यहाँ तक आप लोग को भेज दिया गया। आज का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, सुन लो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए वो मैटर करें। हम तो फॉर्मेट बहुत आसानी से सीखे ना, कि सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बाय रिसीट टू इनकम एक्सपेंडिचर, ये है सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट।
लेकिन क्या क्वेश्चन बोलेगा कि हम ओपनिंग हैं, हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐसा कहेगा क्या क्वेश्चन? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान ये रखना कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है और दो डेट है, दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दो डेट दिया हुआ है, तो जो पहले वाला डेट होगा वो ओपनिंग, जो लास्ट वाला डेट होगा वो क्लोजिंग। ऐसे पहचान लोगे। मान लो ऐसे नहीं पहचान, क्वेश्चन ऊपर में पढ़ रहे हो और वहां साफ साफ लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन में स्टार्ट में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर 2023। तो 2023 का स्टार्टिंग डेट क्या होगा? 1 जनवरी 2023। और एंड डेट क्या होगा? 31 दिसंबर 2023। अब मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2022, तो ओपनिंग कौन हुआ? 31 दिसंबर 2022 वाला ओपनिंग हो गया, क्योंकि वही 31 दिसंबर 2022 एक तारीख को लिखाएगा ना। और 31 दिसंबर 2023 वाला क्या हो जाएगा? बात समझ आया? किसी को नहीं समझ में आएगा ना तो उसी टाइम बोलना है, हैव दैट करेज। ठीक है, नहीं आया एक बार में समझ तो बोलना है, और दूसरी बार नहीं समझ में आया तो फिर तो दिमाग का इलाज करवा। तो 2 बार तो हम रिपीट कर देंगे, हर टाइम का मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है माइंड। ठीक है, या तो ज्यादा स्क्रीन देख रहे हो कि सुन समझ नहीं पा रहे हो, माइंड का वायरिंग गड़बड़ हो गया। अब यहाँ देखो, अगर मान लो डेट ऐसा हो 2022-23, क्योंकि 2023 अगर सिर्फ दिया हुआ है तो आप तो डेट आसानी से समझ सकते हो कि इसका स्टार्टिंग डेट होगा 1/1/2023 और एंडिंग डेट होगा 31/12/2023, है ना। लेकिन जब 2022-23 लिखा रहता है ना तो इसका स्टार्टिंग डेट होता है 1 अप्रैल 2022 और एंड डेट होता है 31 मार्च 2023। केयरफुल रहना, ठीक है ना। क्लियर? ओपनिंग डेट आपका ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। 1 अप्रैल 2022 की जगह 31 मार्च 2022 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? रह सकता है ना क्वेश्चन। उसी तरीके से 1 जनवरी 2023 की जगह पे 31 दिसंबर 2022 की रह सकते। पॉइंट इज, ओपनिंग और क्लोजिंग पहचानने का तरीका यह है कि किस साल का आप बना रहे हो, उसका स्टार्टिंग वाला डेट ओपनिंग होगा, एंड वाला डेट क्लोजिंग होगा। पहचान लेंगे आप? क्लियर है? तो ये था लास्ट पॉइंट इसका। बाकी एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, अगर बना लीजिएगा आप लोग तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग तो फिर कल डिस्कस करेंगे ही। आप लोगों के नोट्स में, जिन लोगों को नोट्स मिल गया है उस नोट्स में होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखो तो यही क्वेश्चन है, जो 50 मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम आपके ग्रुप में सेंड कर दे रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है। ये क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे। ये बंद करके ना तब चालू काउंट खाली कर देते वही याद है हम खाली ऑन कर देते नहीं करना चाहिए बंद करे कब करना दस अबे सारा ऑन कर देते पता लगे तो नहीं पता लगे बात से तब देखे
हम लोग बना के फिर सालों से मोबाइल तो मिल ही जाता है, जैसे गार्जियन के साथ आना अगले दिन मिले। पेमेंट अभी कितने किया था? कितना दिया गया कितना